सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का बना पहला देश। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित की किस्में। नई जीनोम संपादित चावल की किस्मों में उपज में 19% तक की वृद्धि दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों की मेहनत और सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी 20.89% दर्ज। राजस्थान में आज 3 सुबह से ही तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी। खेतों में पड़ी गेहूं की फसल खराब होने की आशंका से किसान हैं परेशान। और अब समाचार विस्तार से। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लॉन्च किया। DRDO कमला और पूसा 100 धान नाम की ये एक DST राइस धान की किस्में कम पानी में तैयार होती हैं। साथ ही अधिक उत्पादन क्षमता के साथ ही इसको तैयार होने में समय लगता है और काफी कम समय लगता है। कृषि के क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में विकसित विश्व की पहली 2 जीनोम संपादित चावल की किस्मों का लोकार्पण किया और वैज्ञानिक शोध की दिशा में नवाचार की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने दोनों किस्मों के अनुसंधान में योगदान करने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पोषण युक्त उत्पादन बढ़ाने और देश के साथ साथ दुनिया के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करते हुए भारत को फूड बास्केट बनाने के मकसद से काम करना होगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत, और विकसित भारत विकसित खेती के बिना नहीं बन सकता, समृद्ध किसान के बिना भी नहीं बन सकता। किसान आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा और खेती विकसित होगी, तभी संपूर्णता पूरी तरह से हम विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम बड़ी तेजी से चल रहा है। वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और खेती उसका मुख्य आधार है। ICAR ने भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में TRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 विकसित की हैं। ये किस्में अधिक उत्पादन, जलवायु अनुकूलता और जल संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। इन नई किस्मों को जीनोम संपादन तकनीक यानी CRISPR-Cas आधारित जीनोम एडिटिंग तकनीक से विकसित किया गया है, जिससे जीवों के मूल जीन में सूक्ष्म बदलाव किए जाते हैं और कोई विदेशी DNA नहीं जोड़ा जाता। SDN1 और SDN2 प्रकार के जीनोम एडिटिंग को सामान्य फसलों के तहत भारत सरकार के जैव सुरक्षा नियमों के तहत मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। ICAR ने 2018 में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि के तहत 2 प्रमुख धान की किस्मों सांबा महसूरी और MTU 1010 को बेहतर बनाने के लिए जीनोम एडिटिंग अनुसंधान शुरू किया था। इसका परिणाम है इसमें उपज में 19% तक वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 20% तक की कमी, सिंचाई जल की 7,500 मिलियन घन मीटर की बचत, सूखा, लवणता और जलवायु दबाव के प्रति बेहतर सहनशीलता विकसित हुई है। जो मुख्य स्टेपल फसलें हैं, गेहूं हो और धान हो, इस पे बहुत तरह की चुनौतियों का हम लोग को सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि
जो क्लाइमेट रेजिलियंस का जो इशू है, क्लाइमेट चेंज का विषय है, उस पर हम लोग को नई नई वैरायटीज़ की आवश्यकता पड़ी और हमारे IARI, ICR के सभी जो संस्थाएं हैं उन्होंने क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज़ हम लोगों ने पैदा की है और उसको हम लोग सीड चेन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी पर डेवलप हुई है, ये हमारे देश में हमारे साइंटिस्ट ने पैदा की है, डेवलप की है। ये किस्में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए विकसित की गई है। भारत सरकार ने बजट 2023-24 में कृषि फसलों के लिए 500 करोड़ रुपए जीनोम एडिटिंग हेतु आवंटित किए हैं। यह वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि भारत ने दुनिया में पहली बार इस तरीके की सफलता हासिल की है और भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चावल की 2 किस्मों की जीनोम एडिटिंग करके उन्हें और उन्नत बनाया है। ऐसी ही कोशिश दलहन, तिलहन में भी की जा रही है जिससे कि इन फसलों को और उन्नत तो किया ही जा सके, साथ ही उत्पादन को बढ़ाकर भारत ही नहीं बल्कि विश्व की खाद्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। कैमरामैन सुमित नोटियाल के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान केवल योजनाओं का लाभार्थी मात्र नहीं रहेगा बल्कि प्रदेश के समग्र विकास का सक्रिय भागीदार बनेगा। उन्होंने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में कृषि केवल जीविका नहीं बल्कि समृद्धि और आत्मनिर्भरता का आधार बनेगी। कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में रविवार को कृषि सेक्टर की अध्ययन स्थिति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश के कुल कृषि क्षेत्र का 11.41% हिस्सा उत्तर प्रदेश से है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी 20.89% है, जो किसानों की मेहनत और सरकार की प्रभावी नीतियों का प्रमाण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पशुपालन और दुग्ध विकास प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। ये क्षेत्र केवल दुग्ध उत्पादन तक सीमित नहीं बल्कि इसमें आजीविका, पोषण, सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की भी व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देते हुए इस क्षेत्र को और सशक्त किया जाना चाहिए। रविवार को पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निराश्रित गोवंश संरक्षण केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट का प्रयोग सरकारी भवनों में भी किया जाए तथा इन पेंट प्लांट्स की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यहां केयर टेकर की तैनाती, उन्हें समय से वेतन भुगतान, भूसा बैंक की स्थापना तथा पानी, हरे चारे और चोकर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आश्रय स्थलों में समय समय पर पशु चिकित्सकों की विजिट भी कराई जाए। खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ाकर किसान अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकें, इसके लिए सरकार द्वारा खरीफ फसलों की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस पर राज्य के सभी विकास खंडों के 20-20 गाँव में फिर से मिट्टी परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अपील की कि वे मृदा परीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाएं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 3.80 करोड़ किसानों के खेतों की मिट्टी के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। कृषि मंत्री ने आगामी खरीफ सीजन का उत्पादन लक्ष्य 256 लाख टन से बढ़ाकर 293 लाख टन किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार ने खरीफ उत्पादन के लक्ष्य में 37 लाख टन की वृद्धि की है। सरकार भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की ढुलाई संबंधी बाधाओं को कम करने और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात वाणिज्य विभाग के सचिव सुनील बर्तवाल ने नई दिल्ली में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद प्राधिकरण एपिडा द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय चिंतन शिविर में अपने संबोधन में कही। सुनील बर्तवाल ने कहा कि शैक्षणिक और शोध संस्थानों को बहुक्षेत्रीय परामर्श का हिस्सा होना चाहिए तथा अनुसंधान और विकास कृषि निर्यात में नवाचार और स्थिरता के लिए ये प्रमुख केंद्र बन सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही समय की जरूरत है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव सुब्रत गुप्ता ने अपने आरंभिक भाषण में सतत निर्यात वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और मूल्य संवर्धन के महत्व के बारे में बताया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, टैरिफ योजनाओं के अनुरूप बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी मानकों को विकसित करने के लिए और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विभिन्न विभागों और उद्योग हितधारकों के बीच अधिक तालमेल की आवश्यकता है। उन्होंने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए प्रमुख संभावित उत्पादों और क्षेत्रों जैसे अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, न्यूट्रीस्यूटिकल्स और मूल्य वर्धित उत्पादों का उल्लेख किया। बिहार के बेगूसराय जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में जहां किसान अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए आर्थिक तंगी से परेशान थे, वहीं ये योजना उनकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आई है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। ये राशि उनकी खेतीबाड़ी के लिए समय समय पर संसाधन जुटाने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के सेहमा गांव के 55 वर्षीय किसान विद्यानंद सिंह इस योजना के लाभार्थियों में से एक हैं। पहले खेती के लिए खाद, बीज और अन्य ज़रूरी चीज़ों के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हो जाती थी। लेकिन जब से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्हें सालाना 6,000 रुपये मिलने शुरू हुए हैं, तब से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया है। अब वे समय पर खाद और बीज खरीद पाते हैं और कर्ज के बोझ से भी मुक्ति मिली है। इस योजना ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में राज्य स्तरीय किसान मेला सह कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया गया। मेले में राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सहित अन्य मंत्रियों एवं अधिकारियों और किसानों ने शिरकत की। मेले में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उन्नत खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, इसलिए कृषि उत्पादों के उचित मूल्य, लंबे समय तक संधारण और स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराकर किसानों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में संतरा, केला सहित कई महत्वपूर्ण उत्पाद बड़ी मात्रा में होते हैं। इनकी ब्रांडिंग भी हमारे प्रदेश के नाम पर हो, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी किसानों को उन्नत कृषि अपनाने और बागबानी, फलों उद्यान प्रसंस्करण सहित कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियां अपनाते हुए संपन्न बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशी तकनीक से लेकर स्थानीय जुगाड़ तक को प्रोत्साहित करते हुए खेती को फायदेमंद बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। किसानों को मात्र 10% राशि पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। 5, 3, 2 हॉर्स पावर तक के सौर पंप के लिए मात्र 10% राशि जमा कराने पर शेष राशि राज्य सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। 3 साल में 32 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान कृषि पंप चलाने, घर में बिजली के उपयोग या अन्य प्रयोजनों के लिए अपनी बिजली स्वयं बना सकेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट IIAASD ने जयपुर में 2 दिवसीय कार्यशाला का शानदार आयोजन किया। कार्यशाला में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कृषि उद्यमी तथा उद्योग जगत के प्रमुख लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों और वक्ताओं को IIAASD द्वारा सम्मानित भी किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य औषधीय पादपों की व्यावसायिक कृषि, जैविक, ऑर्गेनिक स्टार्टअप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPO का गठन, मिलेट्स के निर्यात की संभावनाएं तथा भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किसानों और उद्योग कर्मियों को प्रदान किए जा रहे सहयोग पर चर्चा करना था। वक्ताओं ने कृषि उद्यमिता, जैविक खेती और मिलेट्स के निर्यात जैसे विषयों पर अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा किए। इस आयोजन ने कृषि उद्यमिता और जैविक खेती के क्षेत्र में नए अवसरों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को छत्रपति संभाजी नगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य में पानी की कमी, पशुओं के चारे और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हर सप्ताह राज्य में पानी की स्थिति पर जायजा लिया जाता है और देखा जाता है कि किस बांध में कितना पानी है, कितने गांवों में टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। राज्य सरकार पानी की स्थिति पर हर सप्ताह नजर रख रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बांधों में पानी का स्तर
कर टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति और प्रभावित गांवों की समस्याओं का समाधान हो सके। अजीत पवार ने कहा कि जहां कहीं भी पानी की किल्लत हो रही है, वहां के नागरिकों को तहसीलदार या जिला प्रशासन को सूचित करना चाहिए ताकि टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पानी की समस्या को गंभीरता से लिया जाए। जिला परिषद को भी इस दिशा में तत्काल कदम उठाने के लिए कहा गया है। देश के कई राज्यों में पश्चिम विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है। राजस्थान में सोमवार सुबह से ही तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। इस दौरान ब्यावर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद में मौसम का खास असर दिखाई दिया। सवेरे से ही तेज आंधी और अंधड़ के साथ बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आंधी, वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार की सुबह से ही ब्यावर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। अचानक हुई बारिश और तेज ठंडी हवा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तेज बारिश के कारण आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती की गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। बारिश से मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन दिक्कतें भी कम नहीं हैं। खेतों में पड़ी गेहूं की फसल खराब होने की आशंका से किसान परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को भी मौसम इसी तरह बना रह सकता है। बीते कई दिनों से देश के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा, आंधी के साथ ही गरज चमक, ओलावृष्टि और बारिश का दौर जारी है। भारत मौसम विभाग IMD की माने तो आगामी कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में 4 से 8 मई के दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में कई स्थानों पर अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हवा, आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं बात की जाए पूर्वी और मध्य भारत की, तो यहाँ 7 मई तक तेज हवा, आंधी के साथ गरज चमक और बारिश का दौर जारी रहेगा। उसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड में 6 और 7 मई के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण भारत में भी इस दौरान अनेक इलाकों में हवा, आंधी के साथ गरज चमक और बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। किसान इस मौसम में कैसे रखे अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में गेहूं में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। यहाँ सरसों के खेत की देखभाल करते रहें। किसान मशरूम की बुवाई कर लें। साथ ही फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकालें। इसी तरह पत्ता गोभी के खेत से भी घास फूस निकाल लें। वहीं गाजर के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। हिमाचल के किसान सेब की रोपाई कर लें। यहीं नाशपाती की रोपाई करें। इसके साथ ही टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अनार की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। वहां शिमला मिर्च की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। हरियाणा में टमाटर की बुवाई कर सकते हैं। किसान शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार कर लें। यहां आलू में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल करें। वहां अनार की रोपाई कर लें। इसके अलावा सेब की रोपाई कर सकते हैं। सेब के बागों में ज़रूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। हरियाणा में प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। किसान लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। साथ ही मटर के खेत में गुड़ाई करें। यहाँ के किसान आम के बागों में ज़रूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मशरूम की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले।
हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारत दौरे पर आए जापान के रक्षा मंत्री ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। राजनाथ सिंह ने भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जापान को धन्यवाद दिया। भाजपा ने शुरू किया वक्फ सुधार जन जागरण अभियान। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वक्फ की संपत्ति पर बताया गरीब मुसलमानों का हक। मुंबई के पेडर रोड पर स्थित एक कपड़े के शोरूम में आग लग गई। 6 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम बंद होने के कारण दमकल कर्मियों को अंदर प्रवेश करने में मुश्किल हुई। ग्लास डोर को तोड़कर जवानों द्वारा आग बुझाई गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। सुरक्षा बलों को 5 IED के अलावा विस्फोटक सामग्री बरामद। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान घबराया। अपनी खींच मिटाने के लिए LOC पर लगातार संघर्ष विराम का कर रहा है उल्लंघन। पिछली रात भी उसने बिना उकसावे के फायरिंग की। चिनाब नदी पर बने भारत के आखिरी बांध सलाल बांध के गेट फिर से बंद कर दिए गए हैं। यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत की ओर से पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने के तहत लिया गया। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि हमले के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने सही समय पर इसका करारा जवाब दिए जाने की बात भी कही। संभल में स्कूलों की मनमानी पर कसा शिकंजा। डीएम ने 33 स्कूलों पर लगाया 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। अभिभावकों ने दर्ज की थी शिकायत। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। एनडीए के साथ महागठबंधन भी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रही है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अजय राय के बयान पर कहा, कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही है। कांग्रेस का यही सच एक बार फिर दिखा है। देश के लोग सही समय आने पर इन्हें जवाब देंगे। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।